आज आप लोग गुड इवनिंग। तो बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स, जिन्हें हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स यानी ओलिफिन्स। तो बच्चों एल्कीन्स को ओलिफिन क्यों बोला जाता है, उसकी एक वजह है। एक्चुअली ओली माने ऑयल होता है और फिन माने होता है फॉर्मिंग। तो पुराने जमाने में एल्कीन्स का यूज ऑयली सब्सटेंस बनाने में किया जाता था, इसीलिए इनका नाम उस जमाने में पड़ गया ओलिफिन्स। ध्यान रखिएगा, ओली माने ऑयल और फिन माने फॉर्मिंग। ठीक है। अच्छा, इनका जनरल फॉर्मूला आप सब जानते हैं, CnH2n होता है। और इनको प्रिपेयर करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले है फ्रॉम हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास ये इथाइल क्लोराइड प्रेजेंट है, यानी 1-क्लोरोएथेन। अगर हम इसकी रिएक्शन एक रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH, इस रिएजेंट के बारे में सुन लीजिए। एक्चुअली ये जो रिएजेंट होता है बच्चों, ये बनता है जब कास्टिक पोटाश यानी KOH को हम एल्कोहल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी ये वो सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल और KOH दोनों प्रेजेंट है। तो ROH एल्कोहल है, KOH कास्टिक पोटाश है। होगा क्या, एल्कोहल से H+ निकलेगा, और आप सब जानते हैं कि कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो ये OH- देगा। H+ और OH- मिलके वाटर बना लेंगे और आपको मिलेगा RO- और K+। ठीक है बच्चों। अब ये जो RO- है, जिसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी जो एल्कोहलिक KOH है, ये जो सॉल्यूशन है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बच्चों समझ में आई ये बात कि वाई एल्कोहलिक KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस? क्योंकि उसमें कास्टिक पोटाश प्रेजेंट है और कास्टिक पोटाश स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वाटर की जगह एल्कोहल है, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर एल्कोहलिक KOH दिया हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कई बार एल्कोहलिक KOH की जगह RO- दिया होता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि RO- बेसिकली एल्कोहलिक KOH से ही मिलता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एसिड रिमूव करता है। जैसे आपको याद होगा सोडा लाइम, सोडा लाइम भी स्ट्रॉन्ग बेस था, उसने CO2 रिमूव किया था क्योंकि CO2 एसिडिक था। तो यहां से CO2 तो नहीं निकलेगा, लेकिन HCl निकल जाएगा। यहां से Cl और बगल वाले कार्बन से H। तो जैसे CO2 एसिडिक होता है, सोडा लाइम रिमूव कर देता है, ऐसे ही HCl भी एसिडिक होता है, जिसको एल्कोहलिक KOH रिमूव कर देगा। यानी यहाँ पे एलिमिनेशन होगा HCl का, और जब यहां से Cl और यहां से H निकलेगा तो बीच में सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरह से मिल जाएगा एथीन। ये देखिए एल्कीन प्रिपेयर हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि अगर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो वो HCl, HBr
जो कि एसिड होता है उसको रिमूव करेगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों ये रिएक्शन। अब थोड़े से नेम्स वगैरह देख लिए जाए। तो देखिए ऐसा है कि HCl का निकलना HBr का निकलना, इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये याद कर लीजिए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ HX। HX का मतलब जैसे HCl, HBr, HI, इसका रिमूवल। तो एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक क्यूएच के साथ जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इस टर्म को याद कर लीजिएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन माने होता है रिमूवल ऑफ HX। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इस एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब समझ लीजिए। Cl एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा, लेकिन H अल्फा कार्बन से नहीं निकलेगा, H निकलता है बीटा कार्बन से। यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाएंगे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसी वजह से इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? कि जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है उसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो चलिए क्वेश्चन देता हूं, बनाइए प्रोडक्ट। 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन हो रही है ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक, शॉर्ट में एल्कोहलिक को ALC लिखते हैं। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसको हीट किया जा रहा है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलिए बनाइए प्रोडक्ट। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, हेलो एल्केन। नेम बताइए प्रोडक्ट का। जिस जगह हेलोजन लगा है वहां से हेलोजन निकाल देंगे, ये अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा के बगल वाले कार्बन से यानी बीटा कार्बन से H निकालेंगे। तो CH3 को हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए, तो यहां पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बनाया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा CH3CH और यहां पे डबल बॉन्ड, यानी प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ। हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि क्या लेफ्ट वाले बीटा कार्बन से H नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट देगा। चाहे इस बीटा कार्बन से H निकालो, चाहे इस बीटा कार्बन से H निकालो, प्रोडक्ट तो वही आएगा, एक ही, प्रोपीन।
बोलो भाई, चाहे डबल बॉन्ड राइट साइड आए चाहे डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड आए, आएगा वही प्रोपनीन। तो बीटा कार्बन यहाँ पे आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 2 ब्रोमोब्यूटेन, अगर आपको दे दिया जाए 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो अब यहां पे बीटा कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। ये वाला बीटा कार्बन देखो 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला बीटा कार्बन देखो 2 डिग्री कार्बन है, और दोनों जगह से अलग प्रोडक्ट आएगा। यहां से H निकालेंगे, अगर बीटा कार्बन से H निकालेंगे इस वाले बीटा कार्बन से, तो डबल बॉन्ड साइड में आएगा। और आपको मिलेगा 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर आप बीटा डैश वाले कार्बन से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा सेकंड नंबर पे, तो आपको मिलेगा 2 ब्यूटीन। तो जब इस तरह का हेलो एल्केन दिया जाए जहां पे कई बीटा कार्बन हो, तो फिर बारी बारी से हर बीटा कार्बन से H निकालेंगे और एल्कीन बना लेंगे। तो ऐसे में आपको सिंगल एल्कीन नहीं बल्कि एल्कीन का मिक्सचर मिलता है, जैसे यहाँ पे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का मिक्सचर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे चाहे आप इधर से H निकालें चाहे आप इधर से H निकालें, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिंगल एल्कीन मिल रही थी। बोलो बच्चों, समझ में आया? कि जितने भी बीटा कार्बन हैं सारे बीटा कार्बन से बारी बारी से H निकालेंगे और एल्कीन बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक की ओर से की जा रही है। तो जिस जगह Cl लगा है वो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा के जस्ट बगल में यानी एडजेसेंट कार्बन अल्फा का वो बीटा हो गया। लेकिन बीटा कार्बन एक तो ये है, और बीटा कार्बन अल्फा के बगल में एक नीचे भी है। तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, एक बीटा और एक को हम बीटा डैश बोल देते हैं। और ये दोनों बीटा कार्बन बच्चों सेम नहीं है। जब आप यहां से Cl और यहां से H निकालेंगे यानी अल्फा और बीटा कार्बन पे एलिमिनेशन करेंगे, तो डबल बॉन्ड इस जगह आएगा। ये मिला। और अगर आप अल्फा कार्बन से Cl और बीटा डैश कार्बन से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बच्चों अल्फा और बीटा डैश के बीच में आएगा, यानी ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए बच्चों, यहां भी 2 एल्कीन का मिक्सचर मिल रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हो और हमें एक ही एल्कीन मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक से ज्यादा एल्कीन भी मिल सकती हैं। तो ऐसे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट का मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, जो मिक्सचर मिल रहा है उसमें, क्योंकि वही हमारे लिए मेन प्रोडक्ट होगा, है ना। मेन प्रोडक्ट वो थोड़ी ना होगा जो जरा सा मिले, मेन प्रोडक्ट वो होगा जो ज्यादा अमाउंट में मिले। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा अकॉर्डिंग टू
सैट-जेफ रूल। एलिमिनेशन रिएक्शंस में बच्चों एक रूल होता है सैट-जेफ रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मेजर प्रोडक्ट पता करने का रूल है। और इजी लैंग्वेज में सैट-जेफ रूल होता है पुअर बिकम्स पुअर। पुअर बिकम्स पुअरर का मतलब बच्चों ये होता है कि H वहां से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है, तो गरीब और गरीब हो जाएगा। जैसे आप देखिए, ये जो बीटा कार्बन है यहाँ पे 2 H है, और जो बीटा डैश कार्बन है यहाँ पे सिर्फ 1 H है। तो पुअर कार्बन कौन हुआ, बीटा डैश या बीटा? किसको बोलेंगे पुअर कार्बन? उसको बोलेंगे जिसके पास 1 H है, जिसके पास कम H है। यहाँ तो 2 H है। तो सैट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा डैश कार्बन से H निकाल के बनेगा, यानी डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी वो जो सेकेंड प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल सही किरत, ये जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये मेजर आएगा और फर्स्ट प्रोडक्ट माइनर आएगा। तो मेजर और माइनर पता करने का बहुत प्यारा रूल है सैट-जेफ रूल। इसको लिख लीजिए कॉपी में, इसके ऊपर मैं काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है पुअर बिकम्स पुअरर, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाएगा कि H will be removed from that beta carbon which has lesser number of hydrogen atom। फिर से बोल रहा हूं, H will be removed from that beta carbon which has lesser number of hydrogen atom। ये होता है सैट-जेफ रूल। तो चलो बच्चों, ऊपर वाली रिएक्शन में बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन आएगा, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन? Which will be major product, 1 butene या 2 butene? फर्स्ट रिएक्शन में बताइए। कमाल है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 है, और इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहां से H निकलना प्रेफर होगा, यहां से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा। और 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अच्छा। सैट-जेफ रूल में हम ध्यान रखते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं therefore more stable alkene will be the major product। सैट-जेफ ने बताया कि मेजर प्रोडक्ट पता करने का एक तरीका और है, और वो ये है कि आप एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए। तो भाई जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वही तो ज्यादा अमाउंट में बनेगी, जो कम स्टेबल एल्कीन होगी तो वो बनेगी और तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो बहुत जल्दी जल्दी बनेगी और ज्यादा अमाउंट में बनेगी। और बच्चों, मैंने एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखाया है। जब मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एल्कीन में होता है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन चेक करने का तरीका होता है अल्फा हाइड्रोजन। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of
अल्फा एच। और अल्फा एच कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको याद होगा, जैसे आप 1 ब्यूटीन में देखिए, ये दोनों कार्बन अनसेचुरेटेड है, इनके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होगा जहां पे 2 एच है, तो 1 ब्यूटीन में सिर्फ 2 अल्फा एच है। जबकि 2 ब्यूटीन में देखिए अनसेचुरेटेड कार्बन एकदम बीच में है, और इस वजह से राइट साइड भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और इधर लेफ्ट साइड भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो 3 अल्फा एच ये और 3 अल्फा एच ये, टोटल 6 अल्फा एच है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 ब्यूटीन, तो वही होगा मेजर प्रोडक्ट। तो चाहे पुअर बिकम्स पुअरर से निकाल लो मेजर प्रोडक्ट, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका स्टेबिलिटी से निकाल लो मेजर प्रोडक्ट। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही होगी मेजर प्रोडक्ट। और आपको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, डबल बॉन्ड अगर किनारे होगा तो कम स्टेबल होगा, और डबल बॉन्ड अगर बीच में आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। तो हमेशा डबल बॉन्ड को बीच में लाने की कोशिश करें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, वही मेजर प्रोडक्ट होता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? अब इस पे देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड Cl CH2 CH3 एल्कोहलिक क्यों से रिएक्शन हो रही है। डेल्टा माने होता है हाई टेम्परेचर, और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, यानी वो एल्कीन बतानी है जो ज्यादा अमाउंट बनेगी। तो जाहिर सी बात है ये वो एल्कीन होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। चलिए करिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और उसका IUPAC नेम लिखिए। जल्दी करिए। बोलिए क्या आंसर आया। यहां से Cl निकलेगा, बगल से H निकलेगा, तो एक पॉसिबिलिटी है यहां से H निकलने की, और एक पॉसिबिलिटी है यहां से H निकलने की। यस, एकदम सही अपूर्वा। यहां से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड किनारे आएगा, यहां से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन चेन के बीच में आएगा, और डबल बॉन्ड बीच में आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। एक तो तरीका ये है, या फिर वो रूल लगा दो, सेट जेव रूल, पुअर बिकम्स पुअरर। इधर देखो H 3 है, इधर H देखो 2 है, सेट जेव ने बोला है वहां से H निकालना जहां पे हाइड्रोजन कम हो, तो यहां की बजाय यहां से H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड इस जगह आप बना लीजिए। तो CH3 C CH3 Cl तो हट ही गया है, यहां से H हटा है तो CH2 की जगह बचेगा CH और डबल बॉन्ड आ जाएगा, आगे CH3 है, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बोलो कीरत समझ में आया? कीरत, अनुकृति, आदित्य, समझ में आया? तो इसी तरह से देखिए ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए इस रिएक्शन का।
वो है कन्वर्जन में। ये रिएक्शन कन्वर्जन में यूज होती है। कभी भी एल्केन से एल्कीन बनवाया जाए, कभी भी एल्केन से एल्कीन बनवाया जाए तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में बन जाता है। पहले हैलोजिनेशन करेंगे तो इससे हेलो एल्केन बन जाएगा क्योंकि H हट के हेलोजन लग जाता है, और फिर उसके बाद एल्कोहलिक QH कर देंगे तो उससे HCl निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया प्रोपेन से प्रोपीन बनाओ, तो जैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार एल्केन से एल्कीन बनाते हैं तो 2 स्टेप में हो जाता है। पहले हेलोजिनेशन करेंगे, ये हमारा प्रोपेन है तो हेलोजिनेशन करते हैं, और मैंने बताया था ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन दोनों जगह बारी बारी से Br लगेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री वाला, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट अगर हम बनाए तो यहां से H हट के Br लग जाएगा। ये देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में अल्कोहलिक क्यों से रिएक्शन कर दीजिए, तो HBr निकल जाएगा और प्रोपीन बन जाएगा। बोलो बेटा, कन्वर्जन समझ में आया? कि एल्केन से एल्कीन बनाना हो तो पहले हेलोजिनेशन करो और बाद में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, यानी अल्कोहलिक क्यों से रिएक्शन कर दो। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ऐसे ही अगर एथेन से एथीन पूछा जाए तो वहां भी भाई पहले Cl2 से रिएक्शन करा दो फिर HCl निकाल दो, अल्कोहलिक क्यों। बस ये रिएजेंट याद रखना, अल्कोहलिक क्यों HCl निकालता है, HBr निकालता है। तो ये था बच्चों फर्स्ट प्रिपरेशन। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड प्रिपरेशन, वो है फ्रॉम एल्कोहल। और रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सब जानते होंगे, डिहाइड्रेशन माने होता है वाटर का रिमूवल, H2O का रिमूवल। तो जैसे अभी आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, बिल्कुल सेम एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पे होती है। जैसे हमें प्रोपेन 2 ऑल दे रखा है और एक रिएजेंट याद कर लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको याद करो। ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो वाटर का रिमूवल करे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4, ये 2 इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे, एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक फास्फोरिक एसिड। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड दिख जाए तो आप वहां से वाटर निकाल दीजिएगा, और वाटर वैसे ही निकलेगा जैसे निकाल रहे थे। ये आपका अल्फा कार्बन है, बगल में बीटा कार्बन है, तो H और OH मिलके बच्चों क्या बना देंगे,
वाटर, और यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोटीन मिल जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आई रिएक्शन? वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H।